नीट पीजी 2025 के 0 से माइनस कट ऑफ पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि -40 जैसा क्राइटेरिया अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और सिर्फ सीटें खाली रहने की वजह से इस तरह का फैसला लेना ठीक नहीं है। वहीं डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कट ऑफ खत्म होने से मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी और मरीजों की सेफ्टी पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। आखिर नीट पीजी में नेगेटिव कट ऑफ को लेकर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, और ये विवाद तो वैसे पुराना हो चुका है, लेकिन अभी इसमें जो डिबेट चल रही है उसके फाइन प्रिंट्स क्या हैं, क्या इसमें अलग अलग पक्ष हैं, इस पर करेंगे बातचीत, समझेंगे हमारे देश में भगवान का दर्जा प्राप्त डॉक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता ये विवाद कितना गहरा है, कितना हम सबसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। नीट पीजी 2025 के कट ऑफ को 0 और नेगेटिव स्कोर तक घटाए जाने के बाद देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई है। सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। वहीं डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कट ऑफ को इतना कम कर दिया गया तो मेडिकल पढ़ाई की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। NBEMS का कहना है कि राउंड 2 काउंसलिंग पूरी होने के बाद भी सरकारी और निजी कॉलेजों में 18,000 से ज्यादा पीजी सीटें खाली रह गई थी। सीटें खाली ना रहें, इसलिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम कर दिया गया। नए नियमों के तहत EWS का परसेंटाइल 50 से घटाकर 7 कर दिया गया। वहीं जनरल PWBD का परसेंटाइल 45 से घटाकर सीधे 5 कर दिया गया और SC ST OBC का परसेंटाइल सीधे 40 से घटाकर 0 कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवार -40 स्कोर पर भी एडमिशन पा सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बहुत कम स्कोर पर पीजी सीटें भर गईं। रोहतक में ऑर्थोपेडिक्स की सीट सिर्फ 4 मार्क्स वाले उम्मीदवार को मिली। दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में गायनी की सीट 44 मार्क्स पर दी गई। जनरल सर्जरी 47 मार्क्स पर भर गई और बायोकेमिस्ट्री में तो उम्मीदवार का स्कोर -8 था। इधर सीनियर डॉक्टरों का मानना है कि क्लिनिकल और सर्जिकल ब्रांच में इतने कम स्कोर पर एडमिशन देना सही नहीं है। उनका कहना है कि इससे मरीजों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। फैकल्टी की कमी, बढ़ती सीटें और कमजोर ट्रेनिंग पहले ही बड़ी समस्या बनी हुई है और कम कट ऑफ ये समस्या और बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार का तर्क यह है कि एंट्री कट ऑफ कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असली टेस्ट ट्रेनिंग और एग्जिट एग्जाम होता है। प्रशिक्षण और अंतिम परीक्षा ही असली योग्यता तय करते हैं, इसलिए एंट्री कट ऑफ कम होने का कोई असर नहीं पड़ेगा। भले ही सरकार अलग दावे कर रही हो, लेकिन कट ऑफ को 0 और नेगेटिव स्कोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर डॉक्टरों तक ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। यही नहीं, विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि कई कॉलेजों में एग्जिट सिस्टम भी उतना मजबूत नहीं है, इसलिए कट ऑफ का 0 और नेगेटिव स्कोर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर MC मिश्रा सर का, पूर्व डायरेक्टर एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका भी। आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपसे ही चर्चा की शुरुआत आज करते हैं। दरअसल क्या ऑब्जर्वेशंस था इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का, और एग्जैक्टली क्या आप कहा गया है? क्या दोबारा से रीलुक किया जाएगा इस पूरे मसले को, कट ऑफ को नेगेटिव मार्क्स तक ले जाने का पूरी ये जो कवायद रही है इसको रीलुक किया जाएगा? क्या डायरेक्शंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, ये मामला जो है एक PIL के ऊपर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और इस पिटीशन में ये कहा गया है कि जो नीट का जो पीजी का जो रिजल्ट्स आ रहा है या जो उसके बेस पे जो एडमिशन्स दिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 0 या -40 तक जो है वो चला गया है एडमिशन्स का। जो स्कोर जो लेके आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उसके बेस पे उनको एडमिशन दिया जा रहा है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है नोटिस किया है सेंटर को, यूनियन ऑफ इंडिया को, और उनसे जो है एक डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। जबकि यूनियन ऑफ इंडिया ने ये बात को कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि जो है सीट्स जो है वैकेंट नहीं, वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसलिए हमने जो है क्राइटेरिया को नीचे किया है, क्योंकि उस तरीके का शायद
डिमांड्स आज की डेट पे नहीं है, या फिर जो अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हैं, या सीट्स जो है ज़रूरत से ज़्यादा हैं। जो भी मामला हो, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट माँगा कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, और साथ में कि क्या इतना नीचे करने से मार्किंग सिस्टम को ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, या जो सही जो लोग आने चाहिए, जो डॉक्टर्स बन करके आने चाहिए, उसमें कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा? तो जिस पे कि सेंटर ने भी ये कहा कि ये जो एग्ज़ाम है, ये ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्डिनरी कोई दे रहा है। इसमें जो एमबीबीएस कर चुके जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो है इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनका एमबीबीएस तो उन्होंने कंप्लीट किया है। ये जो नीट का जो प्रोसेस है, जो एग्ज़ाम है एडमिशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, चाहे वो जो है एमडी के लिए हो, या एमएस के लिए हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिप्लोमास होता है उसके लिए हो, तो इसमें जो है मार्क्स कहीं न कहीं उनके अगर कम आ रहे हैं, या चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी होता है कि अगर कोई एक गलत आंसर देता है मल्टीपल आंसर्स में से, तो उसमें -1 का भी उसमें प्रोविज़न है, जिसकी वज़ह से मार्क्स जो है कम भी हो जाते हैं। तो राइट। ऐसे जो है सबमिशंस दिए हैं यूनियन ऑफ इंडिया ने। हुँ, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर इसको अलाउ किया जाता है तो इसका क्या असर पड़ेगा हुँ, आगे को चल करके, और किस तरीके के क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पेशेंट्स हैं उनके साथ कहीं कोई न्याय हो जाए, या उनको सही ट्रीटमेंट ना मिले फ्यूचर में। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है, और उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बहुत ही सीरियस जो है गंभीर मामला है, जिसको राइट। हमें जो है तह तक इसको देखना पड़ेगा। जी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नीट का जो प्रोसेस है फर्दर एडमिशंस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उस पे अभी तक कोई रोक नहीं लगाया है, कोई स्टे नहीं दिया है। वो जो भी प्रोसेस है वो एज़ इट इज़ फॉलो होगा। हुँ, हुँ। अब जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने कहा है कि वो कुछ जो है जो उनका पिटीशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट शायद वो फाइल करना चाहते हैं, कुछ नया एप्लीकेशन भी साथ में फाइल करना चाहते हैं। जी। तो वो जब फाइल होगा तो उस हिसाब से आगे का जो डेट है वो तय होगा, और इसमें फर्दर हियरिंग्स जो है वो हो पाएगी। तो ओके, अभी तो ये आगे है पूरा डिटेल्स यही कि ये कोर्ट में आज क्या अब तक क्या हुआ है, और इसमें एग्जैक्टली कोर्ट ने किस डायरेक्शन में जो है अपनी बातें रखी हैं। अब सबसे बड़ी सवाल इसमें यही आ रहा है, इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजीव के सिंह, मेडिकल डायरेक्टर, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। डॉक्टर एमसी मिश्रा, सर आपके पास ही आ रहा हूँ, और जो बुनियादी सवाल जो इसमें सरकार की ओर से जो बार बार दलील दी जा रही है, जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एलिजिबिलिटी वर्सेस मेरिट को क्लैरिफाई करता है गवर्नमेंट की तरफ से कि कट ऑफ चेंज नहीं, बल्कि ये एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग के लिए है, रैंक बेस्ड अलॉटमेंट वही रहेगा, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन बेसलाइन है वही रहेगी, सभी कैंडिडेट पहले से एमबीबीआई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और कोई नॉन मेडिकल एंट्रेंट नहीं है। तो क्या आपको लगता है सर कि ये कोर्ट में आगे किस डायरेक्शन में जाएगा, इस गवर्नमेंट की जो बुनियादी दलील है? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। काफी दिन बाद आपको देखने को मिला। यस सर, लॉन्ग टाइम सर। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे देश में कि जो कट ऑफ है और परसेंटाइल है ये इतना नीचे जा रहे हैं, और ये गंभीर विषय है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है, और हम सब भी यही फील करते हैं कि ये एक बहुत गंभीर विषय है कि इसमें हम कहाँ तक इसको नीचे ले जाएं। और इससे अवश्य जो क्वालिटी है वो तो कॉम्प्रोमाइज होती ही है, और कितनी होगी ये तो समय बताएगा कि कैसे इसका, अगर इसको कार्यान्वयन किया जाता है और वाकई में उस एप्टीट्यूड के लोग आते हैं जो शायद नहीं पीजी में आने चाहिए, तो वो भी एक समस्या है। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़ा प्रश्न ये है कि आज हमारे पास किसी भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस कर लेते हैं, हमको ये जानने का कोई अवसर नहीं है कि क्या इनका एप्टीट्यूड, जैसे मान लीजिए किसी को सर्जरी मिल जाती है, कि उनका सर्जरी के लिए एप्टीट्यूड है या नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ न तो उस तरह का एक एक्सपोजर होता है इन बच्चों का, और ये कहीं ना कहीं पहली जो इन लोगों की चॉइस होती है, बहुत सारे बच्चों की जो ऊपर मेरिट में भी होते हैं, उनको भी अपनी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिलता है अधिकतर। केवल बहुत टॉप के जो कुछ लोग होते हैं, जैसे एम्स का मैं बता सकता हूं कि वहां पे जो फर्स्ट चॉइस होती थी वो 10 ऊपर के 10 मेरिट में खत्म हो जाती थी।
तो आप समझ सकते हैं कि जिनको आगे मिल रही है पीजी, वो किसी को मेडिसिन मिल रहा है उसका इंटरेस्ट सर्जरी था, किसी को सर्जरी मिल रहा है उसका इंटरेस्ट मेडिसिन था ओके। या पैथोलॉजी था। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पे वाकई में बहुत चर्चा होनी चाहिए, और इसका एक कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि जिसमें अगर सीट कई बार खाली जाती भी है तो जाने दीजिए, ऐसा क्या है उसमें कि सीट भरने की क्या हो रहा है। क्योंकि आजकल ट्रेनिंग भी बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है, क्योंकि हर जगह उतना क्लिनिकल मटेरियल नहीं है जितने पीजीज आ गए हैं या और राइट। सुपर स्पेशलिटीज में आ गए हैं। और हम उसका नतीजा देख रहे हैं आज कि कैसे लोग बहुत उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है क्लिनिकल, जब एक्सपोजर नहीं होता है तो इसको हमारे जो ट्रेनीज हैं उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता ओके, है। आप कह रहे हैं कि सीट को आप वैकेंट रख सकते हैं, और सीट को वैकेंट रखना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज का क्या एक्सक्यूज हो सकता है सर? आई मीन वैकेंसी का रूट कॉज। नहीं, बढ़ा दी है, हाँ। सीट्स बहुत बढ़ गई हाँ, हैं, हाँ। सीट्स बहुत बढ़ गई हैं, पीछे हाल में काफी बढ़ा दी हैं, जहां पे नहीं बढ़ानी चाहिए वहां भी बढ़ा दी हैं। जो हम देख रहे हैं बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या प्रायोरिटी है, एक्चुअली सरकार की जो प्रायोरिटी वो ये है कि साहब WHO की एक फिगर है कि इतने पॉपुलेशन पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, एक तो वो उससे बॉदरेशन उनको रहती है, तो उसको पूरा करने के लिए फिर स्पेशलिस्ट नहीं मिलते हैं दूर दराज के और गांव में जाने के लिए। अब ये एक ऐसा विषय है जो जिसका कोई समाधान किसी के पास नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग पीजी कर लेते हैं वो लगभग शहरों में ही रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और वाकई में गांव में जाएं भी तो करें क्या, वहां पे कोई सेटअप तो होता नहीं है। फिर हालांकि बहुत सारी जगहों पे, अब छोटी छोटी जगहों पे भी लोगों ने अपने हॉस्पिटल भी बनाए हैं, उसमें वो सर्विस देने का दे रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें टोटल उनकी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और आजकल बच्चे रोक नहीं रहे स्पेशलिटी पे ही, वो सुपर स्पेशलिटी में भी जा रहे हैं। और उसके बाद फिर ये उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो जहाँ जिस गांव से आए हैं ये सब करने, वहाँ वापस जाएंगे तो उनको उस तरह की ना तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ना राइट। सुविधाएं हैं, तो वो अपनी जो एक्सपर्टीज उन्होंने हासिल की है उसको भी उपयोग में लाने का उनके पास साधन नहीं है। इसलिए वो ज़्यादातर फिर शहरों में रुक जाते हैं। चाहे कोई भी आप भारत का जोग्राफिक एरिया ले लीजिए, तो वो ज़्यादातर फिर जितनी भी कंसंट्रेशन है हमारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल को आप देख लीजिए, सब इसी तरह से टियर 1, टियर 2, टियर 3 में तो फिर जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं। राइट सर, यानी कि इसके काफ़ी इसके बिगर पर्सपेक्टिव में काफ़ी इसके एक्सप्लेनेशंस हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर संजीव के सिंह सर, जो बुनियादी चीज़ें, मैं अगेन उसी पे आऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है कि साहब डॉक्टर पॉपुलेशन मिसमैच है हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा, और ख़ास तौर से स्पेशलिस्ट्स पे। मैं जनरल डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशलिस्ट्स के में अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर पॉपुलेशन मिसमैच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चूँकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बेसलाइन आपकी MBBS ही है, इसलिए आपको स्पेशलिस्ट्स अगर बढ़ाने हैं तो आपको इस तरह की ढील देनी पड़ेगी। क्या सर हम इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं कि हम मेरिट और कट ऑफ की बहस में पड़ें और अपने डॉक्टर पॉपुलेशन मिसमैच को ठीक ना करें सर? तो जब भी हम गवर्नमेंट से बात करते हैं अभी विकसित भारत और इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन की बात होती है, और जब भी ये बात होती है तो उनको कुछ ना कुछ इंडिकेटर एडहेयर करना पड़ता है। WHO का अगर है कि 1:1000 पॉपुलेशन, और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके 3 to 4 डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन है। हमारे 811 पे एक डॉक्टर है। वैसे अगर बेड की बात करें तो हमारा 0.9 बेड पर 1000 पॉपुलेशन है, और हमको 3 बेड पर 1000 पॉपुलेशन चाहिए। तो अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो कुछ कुछ इंडिकेटर हमको एडहेयर करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। वो बात बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उस एडहेरेंस के चक्कर में हम क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेड फोर्ट पे अनाउंस तो किया कि 75,000 सीट्स नेक्स्ट 5 ईयर में बढ़ेंगे। सो एक होड़ सी लग गई है कि 15,000 से 20,000 हमको पर ईयर बढ़ाने हैं। लेकिन इसमें ये क्वांटिटी है,
हमने एक ग्रेडिंग की एक्सरसाइज करी मेडिकल कॉलेज के लिए कि मेडिकल कॉलेज अब 818 मेडिकल कॉलेज हो गए, जिसमें 78,000 पीजी सीट हो गए, 1,23,000 यूजी सीट हो गए। तो जब ये पास होते हैं, ये या पढ़ाई करते हैं, ये पास होते हैं, तो इनकी काबिलियत क्या है, क्या एम्प्लॉयबिलिटी है एमबीबीएस डॉक्टर की। जब हमने ग्रेडिंग का एक डॉक्यूमेंट बनाया और पायलट स्टडी मेडिकल कॉलेज में जाके किया, तो जो हमने पाया वो बहुत ही सनसनीखेज था। अच्छा। कि हम केवल एक रटा रहे हैं, इसीलिए एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद एम्प्लॉय नहीं हो पाता। वो एक अपनी क्लिनिक चला पाता है लेकिन एम्प्लॉय नहीं हो पाता। तो हमारी डायरेक्शन बिल्कुल रडार से बाहर चली गई। अभी हम कोई इंडिकेटर मीट करने के लिए हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, हमें 10 से 15,000 सीट बढ़ानी ही बढ़ानी है। उसके लिए हमने जो काबिलियत का बंदा भी नहीं है उसको हमने ले लिया जी। ये जब बाहर निकलेंगे 3 साल एमडी-एमएस करने के बाद या 3 साल डीएम-एमसीएच करने के बाद, इनमें कितनी ज़्यादा स्किल ट्रेनिंग हमको देनी पड़ेगी वो पॉसिबल है ही नहीं। बट सर, जो हमें समझ में आता है, जो हमें अब समझ में आता है डॉक्टर सिंह, वो कि ये पीजी ट्रेनिंग की बात हो रही है। एक तो जो आपने कहा वो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि एमबीबीएस से कितने लोग निकल के एम्प्लॉयबल हो पा रहे हैं या सर्विसेबल हो पा रहे हैं, वो सर्विस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया। बट हमने जो सुना है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, एमबीबीएस इटसेल्फ इज अ लाइसेंसर बेस्ड कंपटीशन थ्रेशोल्ड, मतलब वो आपको लाइसेंस देता है, सिर्फ डिग्री नहीं देता है। तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में, नंबर 1, नंबर 2, अब यहाँ पे जो बात आती है, वो पीजी जो है वो पीजी ट्रेनिंग सुपरवाइज्ड नहीं होती है सर क्या? वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की तरह नहीं है। एब्सोल्युटली वो सुपरवाइज्ड है। अगर सुपरवाइज्ड है नहीं, वो तो ड्यूरिंग द सुपरविजन आप हटा दीजिए जो लोग पुअर हैं, एंट्री रोक के क्या होगा? नहीं, आपकी बात सही है। हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट था, अभी हमारे पास 22 हैं और 24 होने वाले हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फैकल्टी स्ट्रेंथ 45% नहीं है, 45% ऑफ फैकल्टी इज डेफिशिएंट। पहले हमारे पास 300 मेडिकल कॉलेज थे, अब 818 है। हमारे पास फैकल्टी ट्रेन करने को, पोस्ट ग्रेजुएट को ट्रेन करने के लिए फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने पॉइंट कम भी कर दिए और ये सुपरवाइज करने के लिए कोई है ही नहीं, उनको सर्जरी मिलेगी ही नहीं। अगर एक यूनिट, एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक सीटी स्कैन, एक एमआरआई केवल है और 20 एंट्री हैं 3 साल में, 60 लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? तो ये जो इक्वेशन है ये फिट नहीं बैठ रही। हमें क्वालिटी पे कंसंट्रेट करना ही होगा, अदरवाइज ये 3 से 5 साल के अंदर जो निकलेंगे ये पेशेंट अनसेफ होंगे और ये डिजास्टर होगा। ओके सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने दिया है, जिसको दरअसल इस पूरे बहस का केंद्र बिंदु है ये, कि जो बच्चे इस तरह से निकलेंगे मेरिट्स को और एंट्री बैरियर्स को ओवरकम करते हुए या आउटपास करते हुए, जब वो एक्चुअल में फील्ड पर जाएंगे, अपनी सर्विस को जब वो डिप्लॉय कर रहे होंगे, उस वक्त क्या द क्वालिटी ऑफ सर्विस जो वो कैरी कर रहे होंगे, क्या वो क्वेश्चनेबल नहीं होगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा सा और डीप में जाके इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हमारी ज़रूरत क्या है। इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि भारत कई बार बहुत ज़्यादा फोकस कर देता है इनपुट फिल्टरेशन पर, इनपुट फिल्टरिंग पर, जबकि हमारा फोकस संभवतः आउटकम्स पर होना चाहिए। तो हम इनपुट्स के बैरियर क्यों लगा रहे हैं, आउटपुट्स पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन दोनों मुद्दों पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आशुतोष जी, जरा अब हमें बताइए कि इसमें आपकी समझ में कानूनी रूप से ये मुद्दा आगे कैसे बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, सरकार के जो आपको तर्क लग रहे हैं और जो पीआईएल फाइल करने वाले जो लोग हैं उनके तर्क जो लग रहे हैं, उसमें ऑन ग्राउंड्स ऑफ लॉ में आपके अपने नज़रिए क्या हैं और ये कानूनी रूप से कैसे ये मुद्दा अब आगे बढ़ेगा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो 13 जनवरी को जो सर्कुलर निकाला था, उन्होंने जिसमें कट ऑफ को जो है काफी रिड्यूस किया गया था, जो हम बात कर रहे हैं जिस मुद्दे पे कि जो है नीट पीजी के एडमिशन के लिए उस
उस पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन है उसको ही चैलेंज किया गया है इस पीआईएल में। और देखिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है कि इतनी सीट खाली कैसे है, और क्या इसको इतना जो है कट ऑफ को नीचे ले जाना सही है क्या लोगों के हित में? जो डॉक्टर्स निकल करके आएंगे, वो जो उनको ट्रीटमेंट देंगे, क्या वो सही होगा? ऐसा तो नहीं कि लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा? तो कोर्ट का जो है ये भी एक बहुत सीरियस कंसर्न है। अब दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ये एग्जाम तो जो एमबीबीएस जिन्होंने किया हुआ है वो इस एग्जाम्स को, एंट्रेंस एग्जाम को जो है अटेंड कर रहे हैं फॉर फर्दर एजुकेशन। तो अब सवाल ये है कि जब एमबीबीएस करने के बाद भी मार्क्स अगर इस तरीके के आ रहे हैं, तो फिर दो सवाल उठता है कि क्या जो एजुकेशन दिया जा रहा है एमबीबीएस का वो कितना सही या कारगर है, या फिर जो एग्जाम जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं या जिस तरह से इसको कंडक्ट किया जा रहा है, क्या वो बिल्कुल उसके साथ है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे सुप्रीम कोर्ट फर्दर जो है हियरिंग में इस बात को भी देखेगा कि जो एमबीबीएस जिन्होंने किया, जिन्होंने वही पढ़ाई करी है, जिन्होंने वही कोर्सेज करे हैं, जो उनका एक्सपर्टीज है। और अगर हम देखें तो 2013 में जो है पीजी के लिए नीट को जो है लाया गया था, यानी कि, और इसको 2017 से पूरी तरह से लागू किया गया। यानी उसके पहले जो पढ़ाइयाँ होती थी, जो एडमिशन्स होते थे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती थी। और अब जब चूंकि इसमें जो है नीट को लाया गया है और इस तरह से एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है, और उसके बावजूद मार्क्स जो है वो प्रॉपर मैच नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने डिग्रीज ली हुई है एमबीबीएस के। तो यानी कि पहले जो एडमिशंस हो रहे थे वो सही थे क्या, या आज जो एडमिशंस जिस तरीके जिस प्रोसेस से हो रहे हैं। हाँ आशुतोष जी, इसमें एक मुद्दा हमें समझाइए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक एंगल भी मैं कहीं पढ़ रहा था, दैट इज आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके मुताबिक सरकार, एक दलील ये भी दी जा रही है कि भाई गवर्नमेंट का काम है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 स्टेट का प्राइमरी ड्यूटी है लोगों का न्यूट्रिशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, और इसके लिए जो संभव हो सके, पब्लिक हेल्थ कोई ऑप्शनल गोल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जस्टिसिएबल नहीं है बट बाइंडिंग है इन गवर्नेंस। तो उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, ट्रेन डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट्स, इनके लिए आपको ऐसे इम्प्रोवाइजेशन करने बाध्यकारी हैं जो पब्लिक न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। तो एक तरह से ये सरकार को ये अधिकार भी देते हैं इस आर्टिकल के तहत कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं और उनको हम कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। तो क्या ये स्टैंड रखता है? बिल्कुल। देखिए, सरकार जो है बिल्कुल इस बात को भी लेकर के चलेगी और चल भी रही है। और जैसे आपने आर्टिकल 47 बताया, तो उसको लेकर के ऑब्वियसली सरकार ये कहेगी कि जो हमारे अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं और जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनकी जो संख्या है उसको ही देखते हुए हम ये नहीं चाहते कि जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाएं और वेस्ट हो जाएं। और जिन्होंने जो प्रॉपर तरीके से एमबीबीएस डिग्री हासिल करी है, जो पूरे प्रोसेस से जो उन्होंने हासिल करी है, तो क्या सिर्फ जो है नीट पीजी में अगर उनको मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या उनको अपॉइंट नहीं, उनको सीट नहीं देते हुए सीट को खाली चले जाने देना या वेस्ट कर देना, क्या वो भी सही है? वो भी जो है एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अगर सीट्स इस तरह से वैकेंट रह जाएंगे तो फिर हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट है या जो नंबर ऑफ जो पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर्स एमएस जो बन करके जो आ रहे हैं या एमडी बन के आ रहे हैं, उनकी अगर संख्या कम होती है। उसके अलावा भी सर, हाँ, बहुत अच्छे से आपने समझाया आशुतोष। इसके अलावा भी डॉक्टर मिश्रा, संक्षेप में मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, इसके अलावा भी क्योंकि टैक्स पेयर फंडेड हैं सर पीजी सीट्स, अगर वो सीट्स खाली हैं और पब्लिक मनी एक तरह से संक हो रहा है उसमें और कोई हेल्थ आउटपुट जनरेटेड नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट पे तो सवाल उठेंगे ना सर कि आपने स्टेट अवेलेबल कैपेसिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो गवर्नमेंट शायद ये करना चाह रही है। हाँ नहीं दीपक जी, देखिए अभी जो ये खाली रहेंगी, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में खाली नहीं रहेंगी सीट्स, ये अधिकतर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में खाली रहेंगी। और आशुतोष जी एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु लाए हैं इसमें चर्चा में कि जब हम लोगों ने पीजी की थी, मैंने की थी पर्टिकुलरली, तो उस समय कोई इस तरह का पीजी एंट्रेंस नहीं होता था। एमबीबीएस के मार्क्स को मेरिट बना के और सीट पीजी मिल जाया करता था आपकी चॉइस और एमबीबीएस के मार्क्स में।
लेकिन वो अब नहीं होता है क्योंकि उसकी अपनी समस्याएं थी, तो इसके लिए कंबाइंड ये एंट्रेंस शुरू किया है। जी सर। तो मैं ये मानता हूं कि ये बात भी ठीक है कि भाई उन लोगों ने एमबीबीएस किया है, लेकिन आज हम जब देखते हैं हाँ कि एमबीबीएस का भी स्तर क्या है, हाँ, और उसका जी और उसका डॉक्टर सिंह ने एक हवाला भी दिया। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, समय की बहुत कमी है, डॉक्टर सिंह के पास आ रहा हूँ। सर मैं वो जो बात कह रहा था संक्षेप में अगर आपको कह सकें कि हम इनपुट्स पर बहुत ज़्यादा बाध्यताएं, बंदिशें लगा रहे हैं, जबकि हमारा बिगर पर्सपेक्टिव में आउटपुट ये है टू अचीव द हेल्थ गोल, एक हेल्दी नेशन। तो ऐसे अगर हम एंट्री बैरियर्स लगा लेंगे सर, तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमको दोनों चीज़ रैशनल होनी चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट रैशनल होना चाहिए। आशुतोष जी ने कहा कि इतने सीट्स दिए हैं, मेरा कहना यह है कि वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। 75,000 सीट्स अगर हम किस बेसिस पे हमने ये बताया और 15,000 पर ईयर हम किस बेसिस पे बता रहे हैं, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि सीट वेकेंट रह जाएगी। सीट वेकेंट रहेगी अगर हमने प्रोपोर्शन ढंग से डिवाइड ही नहीं किया। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनको हमने मेडिकल कॉलेज कन्वर्ट कर दिया। तो अगर इर्रैशनल है तो हमें कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट निकले वो तो कम से कम ट्रीटेबल निकले। तो मैं आपको सोल्यूशन देता हूं, अगर ये हम नहीं कर सकते और हमको आउटपुट ये चाहिए ही, तो हमको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, जो सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग होती है, वो मैंडेटरी कर देनी चाहिए। जैसे 2023-2025 में एमबीबीएस में नेक्स्ट किया था, एग्जिट एग्जाम किया था, एग्जिट एग्जाम पीजी में हमको मैंडेटरी कर देना चाहिए, जो नहीं है। तो हर जना पास होकर के निकलेगा तो थोड़ा सोसाइटी के लिए दिक्कत होगी। ऑलराइट सर, हमें थोड़ा सा इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, ऑन दैट नोट बाहर निकले पीजी करने के बाद। आपने अच्छे सजेशन दिए सर। ऑन दैट नोट इस चर्चा को हम लंबा खींचना चाहते थे, क्योंकि ये डिमांड भी करती है एक वृहद चर्चा, बट समय आज इतना ही था। बट आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में इस पे और चर्चा की गुंजाइश बनती है। फिलहाल आज के इनपुट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर MC मिश्रा सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर संजीव के सिंह, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष श्रीवास्तव, आपने वक्त निकाला सर, थैंक यू। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।